नमस्कार। आज हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर दीपक सोनी, जो कि शंकर देवा नेत्रालय गुवाहाटी से ग्रेजुएटेड है और आज सीनियर कंसल्टेंट ऑक्यूलोप्लास्टी यानी आंखों के प्लास्टिक सर्जन हैं। आज इनके एक्सपर्टीज में हम जानेंगे कि टोसिस यानी पलक झुकने की बीमारी आखिर होती क्या है और उसको इन डेप्थ में जानेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्ते दीपक सोनी सर, कैसे हैं आप? नमस्ते डॉक्टर विनीत, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम जानना वही चाह रहे हैं सर आपसे कि क्या है ये टोसिस? राइट, तो टोसिस एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमनली मिलता है, जिसमें कि पलकें झुकी रहती हैं। ये पलकें बचपन से भी झुकी हो सकती है या फिर ये उम्र के साथ होने वाले बदलाव के साथ भी आ सकती है। अलग अलग कारण होते हैं टोसिस के, जिसमें कि सबसे कॉमन होता है कंजेनाइटल, मतलब बाय बर्थ, जन्म के समय से बचपन से टोसिस प्रेजेंट है। इस तरह की बीमारी को यूजुअली पेरेंट्स नोटिस करते हैं और बच्चे को हमारे पास को लेकर के आते हैं। ये सिर्फ सुंदरता के साथ नहीं जुड़ी होती है, इसके साथ में बच्चे के जो रोशनी और विजन का डेवलपमेंट होता है आंखों का, वो भी कम्प्लीटली इस पर निर्भर करता है। पलक पूरा कवर कर रहे हैं तो क्या ऐसा कुछ? हाँ, अगर कम्प्लीटली पूरी तरह से पलक कवर कर रहा है तो बच्चों की रोशनी जो है वो विकास नहीं होता है और हमें उसके अकॉर्डिंगली सर्जिकली बच्चे को ट्रीट करना होता है। अच्छा सर। तो कितने प्रकार के, जैसे आपने बताया कि बच्चों में हो सकता है, तो ऐसे बड़ों में भी होता है? और कितने प्रकार के होते हैं सर? इस तरह से मेजरली 4 कैटेगरी में टोसिस को डिवाइड किया जाता है। सबसे कॉमनली जो हम बड़ों में देखते हैं एडल्ट पेशेंट में, उम्र के साथ आने वाले बदलाव की वजह से पलकों को उठाने वाली जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है और इन मांसपेशियों के कमजोर होने के साथ में एक आंख में या दोनों आंख में, जिसे हम यूनिलेटरल या बायलेटरल टोसिस कहते हैं। दूसरा कारण होता है ऐसे कुछ केसेस जहाँ पे चोट के बाद में टोसिस होता है। तीसरा होता है जहाँ पे कुछ कंडीशन से पलकों की दूसरी बीमारी और उसकी वजह से आने वाली टोसिस को मैकेनिकल टोसिस कहते हैं। ओके। इसके सिवा कुछ ऐसी कंडीशंस भी है जहाँ पर कि मसल से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड कारण नहीं होते हैं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें भी हमें पलक में झुकाव दिखाई देता है। सर ये क्या जेनेटिक भी होता है टोसिस? जेनेटिक भी टोसिस हो सकता है, लेकिन बहुत कम एसोसिएशंस होते हैं। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ केसेस जो हम देखते हैं वहाँ पे हमें कोई कारण मिलता है। ओके। और जैसे आपके पास कोई पेशेंट आते हैं तो आप उनमें क्या चेकअप करते हैं टोसिस के लिए? क्या उसको मतलब मेजर वगैरह कुछ करते हैं या कैसे? टोसिस का इवेल्युएशन पूरी तरह से क्लिनिकल होता है, जो कि डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। इसमें हम डिपेंडेंट नहीं होते मशीनों पे, ये हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होता है। हम पलक की, मसल की कितनी, मांसपेशियों की कितनी पावर है, उनकी कितनी वैल्यूज है, कितना झुकाव आ गया पलकों के अंदर और किस तरह का ऑपरेशन किस पद्धति से किया जा सकता है, इसको हम अपने क्लिनिकल असेसमेंट पे जज करते हैं। ओके। और जैसे आपका क्लिनिकल असेसमेंट ओपीडी बेस्ड होता है, जैसे आपने बोला कि एडिशनल मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो इस चीज का आप डॉक्यूमेंट करते हैं और पेशेंट को आप किस तरह से गाइड करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए? जी, इस तरह के केसेस में क्लिनिकल असेसमेंट बहुत मैटर करता है। हर पेशेंट का टोसिस जो होता है उसमें हर सेम प्रकार की सर्जरी से अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो कुछ महीन मेजरमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें अपने असेसमेंट के टाइम पे लेना होता है, जैसे कि पलकों में कितना झुकाव है, पलकों की कितनी हाइट है, पलकों को उठाने के लिए दूसरे मसल्स की कितनी कैपेसिटी वायबल है और किस तरह की पद्धति किस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगी, हम डिसाइड करते हैं। ओके। जैसे पहले हम बात करते हैं, आई थिंक सबसे कॉमन कंजेनाइटल टोसिस, उसमें आप क्या करते हैं सर? कंजेनाइटल टोसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें स्लिंग सर्जरी करनी होती है। स्लिंग सर्जरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्जरी है जिसमें कि सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास होता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं सर्जरी के बाद में। स्लिंग सर्जरी से हम पलकों का जो मसल का प्रभाव होता है उसको दूसरी मांसपेशियों पर ट्रांसफर करते हैं और उसके साथ में एक अच्छा करेक्शन बच्चे को दिया जाता है, जिससे कि कॉस्मेटिकली बच्चा काफ़ी वेल अपेयरिंग हो जाता है। साथ ही साथ में आंखों का जो डेवलपमेंट होता है और आंखों में चश्मे के नंबर आने की जो संभावना होती है टोसिस के साथ में, वो भी बेटर हो जाती है, कम हो जाती है। ओके। तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं क्या सर? हाँ, ये स्लिंग सर्जरी को लेके कई पेरेंट्स आते हैं, कई जगह उनका ओपिनियन रहता है, कई लोगों का कंसर्न होता है कि स्लिंग सर्जरी के साथ में क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। बात जब बच्चे की होती है तो पेरेंट्स का कंसर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्लिंग सर्जरी के साथ में एक प्रॉब्लम है जो कि आंखें थोड़ी सी खुली रहती है नाइट टाइम। जब बच्चा नीचे देखता है तो आंखों में थोड़ा सा ओपननेस, स्लिंग से वो ऊपर खींचा हुआ है, इसके लिए हमने ऊपर खींच लिया है इस वजह से। लेकिन अगर सही ढंग से, सही पद्धति से, सही टेक्निक से हर बच्चे को अच्छे से इवेल्युएट करके सर्जरी किया जाए तो ये जो खुले रहने वाला प्रॉब्लम है ये सिर्फ मिनिमल होता है और इससे आंखों पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। जी। और बड़ों में सर आप क्या करते हैं? बड़ों में हमारे पास में 3 तरीके के प्रोसीजर होता है। एक होता है मसल सर्जरी, जिसमें हम मसल जो कमजोर हो गया है, जो अपनी जगह से हट गया है, उसे हटा के, जिसे लेवेटर रिसेक्शन सर्जरी कहते हैं या लेवेटर रिसेक्शन सर्जरी कहते हैं,
उसके थ्रू मसल को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और पलक को वापस से नॉर्मल पोजीशन पे लाया जाता है। जी। और इसके सिवा दूसरा पद्धति है, कुछ पेशेंट्स होते हैं लाइक हमारे यंग पेशेंट्स होते हैं जो कि कॉस्मेटिकली बहुत कंसर्न है। उनका मेन कंसर्न होता है कि किसी तरह का निशान, चीरा या इस तरह की सर्जरी नहीं चाहिए। ऐसे केसेस में हम लोग पलकों के पीछे से जाके सर्जरी को ऑपरेट करते हैं। अच्छा, यानी कट लगता ही नहीं, कट लगता अंदर ही की नहीं तरफ है, से अंदर से होता है। ऑपरेशन के बाद में पता भी नहीं चलता है कि ऑपरेशन किया गया है। तो इस तरह की जो टोसिस होती है वो आँख के पिछले हिस्से से की जाती है, पलकों के पीछे से की जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे इसके रिजल्ट कितने सस्टेन्ड होते हैं? क्या ये टोसिस वापस भी आ सकता है? यूजुअली जो बड़ों का टोसिस है या यंग पेशेंट्स का टोसिस है, इसमें अगर अच्छे से पहली सर्जरी बढ़िया से की जाए तो यूजुअली रिकरेंसेस के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। बच्चों में जब हम स्लिंग सर्जरी करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्लिंग का कैपेसिटी होता है, जो स्लिंग की इलास्टिसिटी होती है, उसकी जो पकड़ होती है वो कई बच्चों में कमजोर होती है। और ये कितना परसेंटेज केसेस में होता होगा सर? लगभग 70% केसेस में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 30% ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हमें स्लिंग को टाइट या लूज करने की जरूरत पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट बच्चों में हमारा प्राइमरी टारगेट होता है आंखों का विकास करना और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे की पलक को उठाना, जो कि दोनों ही चीजें स्लिंग के साथ में कंप्लीटली फुलफिल की जा सकती है। एंड ये जैसे आपने बताया कि बच्चे की रोशनी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये Yes. स्लिंग सर्जरी से रोशनी भी बचती है बच्चे की जाने से, Yes, वापस रोशनी भी आती बचती है क्योंकि जन्म के बाद में बच्चे की आंखों का जो डेवलपमेंट विकास होता है वो 7 साल की उम्र तक होता है। अगर इन 7 साल की उम्र में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आंखों में है बच्चे की, तो आंखों का जो 6 विजन होता है हमारा नॉर्मल, वो अटेन नहीं हो पाता है। जब पलकें झुकी रहती हैं और एक पर्टिकुलर पोजीशन से वो नीचे होती हैं तो बच्चा उस आंख को यूज नहीं करता है, उसकी वजह से उसकी आंख कमजोर रह जाती है, जिससे हमारी लैंग्वेज में हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो ऐसे केसेस में सही समय पे टोसिस को अगर किया जाए ऑपरेट और बच्चे का एक्सेस क्लियर किया जाए तो उसका जो विजुअल डेवलपमेंट है वो टाइमली होता है। जी। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कुछ अन्य बीमारियां भी इसके टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे मैकेनिकल टोसिस और फिर एक मायस्थीनिया ग्रेविस नाम से भी बीमारी है जो टोसिस करती है। राइट सर। तो ये अन्य बीमारी मैकेनिकल टोसिस को आप कैसे ठीक करते हैं? मैकेनिकल टोसिस में हमें सबसे पहले टारगेट करना होता है कि किस वजह से पलक के ऊपर प्रभाव आ रहा है, जोर आ रहा है, वजन आ रहा है सिंपल लैंग्वेज में। तो कुछ कॉमन गठाने होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं, कुछ बच्चों में एलर्जी कंडीशंस होती हैं जिसमें अंदर पलकों और आंख के अंदर पोर्शन के बीच में चिपकाहट बन जाती है, उसकी वजह से मैकेनिकल टोसिस होता है। ऐसे केसेस में हम पहले जो प्राइमरी बीमारी है उसको ट्रीट करते हैं। एक बार जब बीमारी कंट्रोल में आ जाती है उसके बाद में हम पलकों को सही उचित ट्रीटमेंट के साथ में सर्जिकली ठीक किया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है मायस्थीनिया। मायस्थीनिया कहीं मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे पेशेंट्स में मिसडायग्नोज होती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। न्यूरोलॉजिकल मतलब नसों से जुड़ी हुई बीमारी, जहाँ पे टोसिस के लिए हमें सर्जरी नहीं करनी होती है, इसको सिर्फ दवाओं से ठीक किया जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, यही सबसे पहले इस बीमारी का पता लगाते हैं, क्योंकि आंखों से स्टार्ट होती है 90% ऑफ केसेस में, देन ये शरीर के दूसरे भागों में फैलती है जहाँ पे कमजोरी कराती है। तो अगर सही समय पे हम अडल्ट पेशेंट में मायस्थीनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस बनाते हैं, जो कि दवाओं से टोसिस को ठीक करता है, साथ ही ये शरीर में बीमारी के फैलने के प्रभाव को भी कम करता है। यानी कि अगर किसी का ऐसे सुबह से लेकर शाम तक अगर टोसिस बढ़ रहा है तो इमीडिएट आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई पेशेंट होते हैं जो कंप्लेन के साथ आते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो आंखें हमारी बढ़िया खुली रहती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलते जाता है, शाम होती जाती है, इवनिंग होती जाती है, एक्सर्शन होता है आंखों पे, उनकी पलकें झुकने लग जाती हैं। तो ऐसे केसेस में इन पेशेंट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत ही आके नेत्र रोग विशेषज्ञ से हमको दिखाना चाहिए। अकॉर्डिंगली हम मायस्थीनिया का डायग्नोसिस यहाँ पे कई बार के केसेस में बनाते हैं। ओके। और सर, मतलब एक आप इस पूरे डिस्कशन को समराइज कैसा करना चाहेंगे कि टोसिस वाला मरीज अगर आया तो उसको कैसे, मतलब आखिरी ये 3-4 पॉइंट्स क्या हैं कि उसको ध्यान रखने हैं? सबसे पहली चीज, अगर थोड़ा सा भी पलकों में झुकाव, जो कि आजकल की जनरेशन सेल्फी के फॉर्म में देखती है कि पलकों में साइज में डिफरेंस नोट आ रहा है, नजर आ रहा है, छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स ने अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस नोट किया और बड़े पेशेंट में जो कि अब तक नॉर्मल पलकों के साथ रह रहे थे किसी भी तरह का झुकाव नोट किया है, तो सबसे पहले आके नेत्र रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों के केस में पेरेंट्स को और अलर्ट रहने की जरूरत है, जैसा भी हमने डिटेल में बताया है, क्योंकि ये बच्चों के आंखों की रोशनी के विकास के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। यंग पेशेंट इस चीज को और ध्यान दें। वो पेशेंट्स जो कि कॉन्टेक्ट लेंस का काफी ज्यादा यूज करते हैं, उनके केसेस में कॉन्टेक्ट लेंस के यूज के साथ में भी टोसिस नोट किया जाता है।
तो वो हमके साथ रेगुलर कंसल्टेशन पे इस चीज़ को समय रहने से पहले पता लगाया जा सकता है। अच्छा सर, मैं आपसे एक्चुअली हमने पूरा डिस्कशन किया कि इंस्ट्रूमेंट्स की इसमें मतलब स्पेशल जांचों की जरूरत नहीं है, नहीं, सर्जरी के लिए स्पेशल औजारों की जरूरत नहीं है, जो कि मेजर जो जैसे कैटरेक्ट में लेजर का इस्तेमाल होता है और रेटिना सर्जरी में लेजर का इस्तेमाल होता है। सर टोसिस के लिए कुछ लेजर इलाज है क्या सर? नहीं। तो कई लोगों को इसमें डाउट होता है, कई पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें लेजर पद्धति से टोसिस का ऑपरेशन कराना है। तो इस तरह की कोई भी लेजर पद्धति नहीं है जो कि टोसिस का ट्रीटमेंट करती है। हमें सर्जिकली चीरा लगाने के बाद में ही ऑपरेशन करना होता है, लेकिन ये चीरा देने के जो तरीके होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ये आँख के अगले हिस्से से या पिछले हिस्से से भी दिए जा सकते हैं। लेजर पद्धति का टोसिस सर्जरी में कोई रोल नहीं। अच्छा, एक सर मेरे को भी डाउट है। मेरे रिसेंटली ओपीडी में एक पेशेंट आया था जो जब वो जॉ हिला रहा था राइट, तो उसकी पलक भी सर ऐसे हिल रही थी। तो इसका क्या कारण है और क्या ट्रीटमेंट है सर? ये एक तरह की स्पेशल टोसिस होती है जो कि जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चों में देखने को मिल सर जाती क्या है। कहते हैं इसको? जैसे मार्कस गंजाटोसिस। तो मार्कस गंजाटोसिस जो होती है ये एक अलग तरह की बीमारी है जिसमें कि दो अलग अलग नसें जो कि दो अलग अलग मांसपेशियों को सप्लाई करती है, आंखों को और हमारे गाल के एक मसल को, उनके बीच में मिसकनेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से जब एक मसल काम करता है तो दूसरी मांसपेशियां भी काम करती हैं। तो पेरेंट्स नोट करते हैं कि जब बच्चा खाना खाता है तो उसकी जो टोसिस थी, पलकों में झुकाव था, उसमें वेरिएशन नोट होता है। तो इस तरह की टोसिस के लिए भी हमारे पास में संपूर्ण इलाज है जहाँ पे हम दोनों चीज़ों को साथ में ट्रीट करते हैं। टोसिस को भी ठीक किया जाता है और जो मूवमेंट खाना खाने के साथ में आ रहा है बच्चों की आंख में, इसको भी सेम सिटिंग ऑफ सर्जरी में ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे केसेस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं अगर समय रहते इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर लिया जाए। ओके। थैंक यू दीपक सर, आपने हमारे ऑडियंस को इतना अच्छे से गाइड किया, मेरे कुछ डाउट्स क्लियर करे। ऐसे ही ऑडियंस कुछ कमेंट्स में पूछेंगे, मैं आप तक डायरेक्ट करूंगा वो कमेंट्स। आप प्लीज कमेंट्स में अपने टोसिस रिलेटेड डाउट सर से पूछिए। सर आज कंसल्टेंट है ASG आई हॉस्पिटल इंदौर में और साथ ही भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर भी कवर करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को जरूरत हो टोसिस के ऑपरेशन की या टोसिस की सलाह की, तो डॉक्टर दीपक सोनी सर जो प्राइमरीली इंदौर में बैठते हैं, आप इनसे मिलें और सही ट्रीटमेंट और सही इलाज लें। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सर।